नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र सोलंकी एक बार फिर सभी लोगों का स्वागत करता हूं परीक्षा 247 में। दोस्तों, हमने कल बात की थी संविधान की प्रस्तावना के बारे में और किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हमें कल अपनी क्लास रोकनी पड़ी, लेकिन प्रस्तावना हम कंप्लीट कर चुके थे। उसके बाद हम कर रहे थे पार्ट 1, उसी को आज हम ऑलरेडी करते हैं पार्ट 1 से। भाग 1। भाग 1 में दोस्तों हम करेंगे संघ एवं इसके राज्यों के विषय में बात। संघ एवं इसके राज्य। और दोस्तों इसे हम करेंगे आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक। जिसमें बात की गई है संघ एवं इसके राज्यों की अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक। और दोस्तों अगर मैं वर्तमान समय की बात करूं तो हमारे वर्तमान समय में राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। तो दोस्तों हम कंटिन्यू करते हैं आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1। और दोस्तों अनुच्छेद 1 में क्या दिया है? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 के अंतर्गत दिया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। राज्यों का मतलब आपको समझ में आता है। अगर मैं संघ की बात करूं तो हमारा संघ का मतलब होता है केंद्र, यानी कि हमारे भारत में केंद्र और राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि जो हमारे इंटरनेशनल समझौते जो होते हैं विदेशी देशों से, जो इंटरनेशनल समझौते होते हैं वो सभी इंडिया के नाम से होते हैं। इंटरनेशनल समझौते विदेशी अर्थात जितने भी देश हैं इंडिया के जो भी समझौते होंगे वो सभी इंडिया के नाम से होंगे। उसके बाद दूसरा आर्टिकल हमारा आता है 2। अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में दोस्तों क्या है कि भारत में नवीन राज्यों का प्रवेश भारत में नवीन राज्यों का प्रवेश, इसका मतलब यह है
कि भारत के अंदर एक दोस्तों मैं बता दूं कि 35वां संविधान संशोधन 1974 हुआ था। पैंतीसवां संविधान संशोधन 1974 हुआ था। इसी के तहत दोस्तों सिक्किम को जोड़ा गया था। सिक्किम वो क्षेत्र था जो पहले इंडिपेंडेंट हुआ करता था। और दोस्तों हुआ क्या, 36वें संविधान संशोधन के तहत छत्तीसवें संविधान संशोधन के तहत दोस्तों सिक्किम असम का सह राज्य बन गया। छत्तीसवां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था और इसी के तहत दोस्तों सिक्किम जो राज्य था वो सबसे पहले हम इस चीज को समझते हैं कि जो 35वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ था, जो सिक्किम क्षेत्र था वो इंडिपेंडेंट हुआ करता था। और जब वो 35वें संविधान संशोधन 1974 के तहत भारत में मिला तो वह असम का सह राज्य बना। लेकिन उसी के नेक्स्ट जब हुआ 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा ही सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना दिया गया। दोस्तों हम कर रहे थे संघ एवं इसके राज्य में आर्टिकल 1 से जो कि 4 तक आते हैं। सबसे पहले हमने अनुच्छेद 1 के विषय में बात की थी, अब हम कर रहे हैं अनुच्छेद 2 की बात। अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि भारत में नवीन राज्यों का प्रवेश। अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं तो सिक्किम एक ऐसा क्षेत्र था जो इंडिपेंडेंट हुआ करता था, उसको भारत में मिलाया गया 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत। और सिक्किम ही वो राज्य था जो असम का सह राज्य बना। और 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना दिया गया। साथ ही साथ नोट डाउन करते रहिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 दोस्तों क्या कहता है कि भारत में नए राज्यों का जन्म भारत में नए राज्यों का जन्म एवं उनके नाम एवं सीमा में परिवर्तन
एवं सीमा में परिवर्तन। अनुच्छेद 3 दोस्तों यही कहता है कि भारत में नए राज्यों का जो जन्म होगा उनके नाम एवं सीमा में परिवर्तन के विषय में बात कही गई है। अगर दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं, जैसे कि 2000 की बात है, 2000 में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। आर्टिकल 3 यही कहता है दोस्तों कि भारत में नए राज्यों का जन्म होगा एवं उनके नाम रखे जाएंगे एवं उनकी सीमा में जो परिवर्तन होगा वो आर्टिकल 3 के तहत होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं कि 2000 में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। अगर उससे पहले की बात करूं तो 2000, उससे बाद की मैं अगर बात करूं 2014 में, एग्जाम्पल के तौर पे आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना को बनाया गया था। यही था दोस्तों हमारा आर्टिकल 3, जिसके दो एग्जाम्पल हमने आपको बताए कि 2000 में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था और 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तेलंगाना। इसको देखना जरा। नेक्स्ट होता है दोस्तों हमारा आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 दोस्तों यही कहता है कि यदि आर्टिकल 2 और 3 को प्रभावित करने वाला कोई कानून बनाया जाता है तो आर्टिकल 368 यानी कि संविधान संशोधन के तहत कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब यह होता है कि आर्टिकल नॉट इक्वल टू आर्टिकल 368 संविधान संशोधन कि यदि आर्टिकल 4 यही कहता है कि यदि अनुच्छेद 2 और 3 में प्रभावित करने वाला कोई कानून बनता है तो वह आर्टिकल 368 यानी कि संविधान संशोधन के तहत उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। नोट करते रहिए। अगर दोस्तों मैं इसके एक एग्जाम्पल की आपके सामने बात करूं तो एग्जाम्पल है हमारा लास्ट टाइम, जैसे जम्मू कश्मीर से 370 एवं 35A को हटाकर 370 और 35A को हटाकर अमित शाह जी ने पहले राष्ट्रपति के सामने उस पर हस्ताक्षर करवाए थे और फिर उसी के बाद राज्यसभा में पेश किया था। यही एक इसका एग्जाम्पल है कि 370 एवं 35A को जम्मू कश्मीर से हटाकर राष्ट्रपति जी से पहले साइन लिए गए, उसके बाद उस प्रस्ताव को कहां भेजा गया?
सीधा राज्यसभा में। यही था दोस्तों हमारा भाग 1, जिसमें हमने बात की थी संघ एवं इसके राज्य। अब बात करते हैं हम भाग 2 की। हमारा आता है अब भाग 2। भाग 2 में दोस्तों हमारा दिया गया है नागरिकता। भाग 2 में हम पढ़ेंगे नागरिकता के विषय में। अगर मैं नागरिकता की बात करूं तो इसे हम करेंगे आर्टिकल 5 से 11 तक। आर्टिकल 5 से पढ़ेंगे हम 11 तक नागरिकता के विषय में। और दोस्तों अगर मैं बात करूं कि हमारे देश में जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता का प्रावधान है। हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है। इसका मतलब यह है कि हमारे देश का कोई भी नागरिक किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में रह रहा हो या किसी भी राज्य में रह रहा हो, उसको पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ एक ही नागरिकता मिलेगी। अगर नागरिकता की प्रावधान की बात करूं कि नागरिकता कहां से ली गई है, तो दोस्तों वो ली गई है नागरिकता का जो हमने पहले आपको स्रोत में बात की थी, तो वो ली गई है ब्रिटेन से। ब्रिटेन से नागरिकता ली गई है। अब मैं दोस्तों अगर बता दूंगा आपको कि हमारे देश में जो लोग रहते हैं वो 7 तरह के लोग रहते हैं, आप जिन्हें अच्छी तरह जानते भी होंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध और पारसी, ये 7 तरह के लोग दोस्तों हमारे इंडिया में रहते हैं, हमारे भारत में रहते हैं। अब बात करते हैं हम दोस्तों आर्टिकल 5 यानी कि अनुच्छेद 5 की। क्या कहता है अनुच्छेद 5? अनुच्छेद 5 दोस्तों यही कहता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ नागरिकता की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 5 के अंतर्गत नागरिकता की परिभाषा दी गई है। इससे नेक्स्ट होता है आर्टिकल 6, अनुच्छेद 6। इसमें क्या है दोस्तों कि विभाजन के समय पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता के विषय में बात कही गई है। विभाजन के समय
पाकिस्तान से आने वाले भारत में विभाजन के समय पाकिस्तान से आने वाले भारत में लोगों की नागरिकता के विषय में आर्टिकल 6 क्या कहता है कि विभाजन के समय पाकिस्तान से जो आने वाले व्यक्ति थे भारत में, उनकी जो नागरिकता है उसके विषय में बात की गई है। साथ के साथ नोट डाउन करते रहिए। इससे नेक्स्ट होता है आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 दोस्तों क्या कहता है कि विभाजन के समय भारत से पाकिस्तान जो व्यक्ति गए थे उनकी नागरिकता के संबंध में विषय में बात कही गई है। भारत से पाकिस्तान जाने वाले आर्टिकल 7 यही कहता है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता के बारे में। नेक्स्ट होता है दोस्तों हमारा अनुच्छेद 8। और क्या कहता है दोस्तों अनुच्छेद 8? इसमें भारतीय मूल के जो लोग हैं उनके लिए प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 8 कहता है कि भारतीय मूल के लोगों के लिए प्रावधान। अब वो कौन कौन से हैं? जैसे मैं बात करूं एनआरआई, एनआरआई यानी कि प्रवासी भारतीय, प्रवासी भारतीय, ये दोस्तों ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत के हैं लेकिन विदेश में रह रहे हैं। आर्टिकल 8 कहता है कि भारतीय मूल के लोगों के लिए प्रावधान, और इसमें है एनआरआई। एनआरआई हम बोलते हैं प्रवासी भारतीय, ऐसे व्यक्ति जो भारत के हैं लेकिन कहां रह रहे हैं? विदेशों में।
नेक्स्ट होता है PIO। PIO पर्सन ऑफ इंडियन इसकी फुल स्पेलिंग है ये इसका मतलब होता है वह व्यक्ति जो भारत का है लेकिन नागरिकता दूसरे देश की ग्रहण कर लेता है। वह व्यक्ति जो भारत का है लेकिन दूसरे देश की PIO उन्हें बोलते हैं वह व्यक्ति जो भारत का है लेकिन दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है। अर्थात इसे हम यह भी बोल सकते हैं कि भारतीय मूल का व्यक्ति, भारतीय मूल का व्यक्ति दोस्तों जो हमारे देश के नागरिक हैं और वो विदेश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं उन्हें ही हम बोलते हैं भारतीय मूल के व्यक्ति। नोट कर लीजिए साथ के साथ। नेक्स्ट होता है हमारा आर्टिकल 9। क्या कहता है आर्टिकल 9? आर्टिकल 9 में कही गई है दोस्तों कि नागरिकता का निलंबन नागरिकता का निलंबन। इसका मतलब यह है, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं, नोट डाल के भी आप इसे लिख सकते हैं कि वह व्यक्ति जो विदेश में जाकर विदेश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी जो भारत की नागरिकता है वह स्वतः ही समाप्त हो जाती है। आर्टिकल 9 दोस्तों यही कहता है कि नागरिकता का निलंबन। इसका मतलब यह है कि कोई भारतीय व्यक्ति जो विदेश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी भारत की जो नागरिकता है वह स्वतः ही समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट होता है दोस्तों आर्टिकल 10।
आर्टिकल 10, इसमें क्या है दोस्तों, इसमें दिया गया है नागरिकता के अधिकारों के विषय में बात की गई है। नागरिकता का अधिकार, कि हमें भारत के अंदर नागरिकता के क्या क्या अधिकार हैं उसके विषय में इसमें बात की गई है। नेक्स्ट है आर्टिकल 11, अनुच्छेद 11, इसमें क्या है दोस्तों कि संसद को अधिकार है कि वह नागरिकता के प्रावधानों में कुछ भी संशोधन कर सकती है। संसद को अधिकार है कि वह नागरिकता के कानून में संशोधन कर सकती है। यही थे दोस्तों हमारे आर्टिकल जिसमें हमने नागरिकता के विषय में बात की। भाग 2 में नागरिकता, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है और यह ब्रिटेन से ली गई है, जिसे हमने आर्टिकल 5 से 11 तक किया था। अब दोस्तों हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं कि जो भारत की नागरिकता है वो कितने तरीके से प्राप्त की जा सकती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है कि जो भारत की नागरिकता है उसे हम कितने तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं तो भारत की नागरिकता को प्राप्त करने के 5 तरीके हैं। भारत की नागरिकता कितने तरीके से प्राप्त की जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया 5 तरीके से। और इसमें अब हम पहला तरीका पढ़ेंगे कि पहला तरीका क्या है। पहला है जन्म से नागरिकता। जन्म से नागरिकता, इसमें क्या है दोस्तों कि यदि कोई भारत का व्यक्ति है जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके बाद हुआ है, कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके बाद हुआ है, जन्म से नागरिकता की हम बात कर रहे हैं। कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके बाद हुआ है तो वह व्यक्ति जन्म से ही भारत का नागरिक कहलाएगा। तो वह जन्म से ही भारत का नागरिक कहलाएगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए साथ की साथ। हम भारत में कर रहे हैं नागरिकता प्राप्त करने के तरीके के विषय में बात, और भारत की नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं। पहला है जन्म से नागरिकता। वह व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके बाद हुआ है तो वह जन्म से ही भारत का नागरिक कहलाएगा।
उसके बाद दोस्तों दूसरा आता है वंशानुगत नागरिकता। वंशानुगत नागरिकता, इसका मतलब यह है दोस्तों, वह व्यक्ति जिसका जन्म भारत के बाहर हुआ है, जिसका जन्म भारत के बाहर हुआ है, वंशानुगत नागरिकता वह व्यक्ति जिसका जन्म भारत के बाहर हुआ है लेकिन उस व्यक्ति के माता पिता में से कोई एक व्यक्ति भारत का हो। लेकिन उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। तो वह भारत का नागरिक कहलाता है। वंशानुगत नागरिकता का मतलब यह है कि वह व्यक्ति जिसका जन्म भारत के बाहर हुआ है लेकिन उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है तो उसे वंशानुगत यानी कि वंश के आधार पर भारत की नागरिकता मिल जाती है। नोट करें। थर्ड नंबर पे दोस्तों हमारी आती है पंजीकरण से नागरिकता। पंजीकरण का मतलब यह है कि वह विदेशी व्यक्ति जो लगातार 5 वर्ष भारत में रहा हो लेकिन 5वें वर्ष के पूरे 12 महीने वो भारत में रहा हो तो उसे पंजीकरण से नागरिकता मिल जाती है। पंजीकरण से नागरिकता में यह है कि वह विदेशी व्यक्ति जो लगातार उसको देखना।
थर्ड नंबर पे है हमारी पंजीकरण से नागरिकता। वह विदेशी व्यक्ति जो लगातार 5 वर्ष से भारत में रह रहा हो लेकिन 5वें वर्ष के पूरे 12 महीने वो भारत में ना रहा हो तो वह पंजीकरण कराकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों प्राकृतिक नागरिकता। नंबर 4 पे हमारी आती है प्राकृतिक नागरिकता। हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक नागरिकता की। इसमें क्या है दोस्तों कि वह विदेशी व्यक्ति जो लगातार 11 वर्ष लगातार भारत में रहा हो लेकिन 11 वर्ष के पूरे 12 महीने भारत में रहा हो तो उसे प्राकृतिक नागरिकता मिल जाती है। वह विदेशी व्यक्ति जो 11 वर्ष से भारत में रह रहा हो और 11वें वर्ष के पूरे 12 महीने भारत में रहा हो तो उसे प्राकृतिक नागरिकता मिल जाती है। उसे खुद पे खुद नागरिकता मिल जाती है। लेकिन दोस्तों इसके लिए वर्तमान समय में एक बिल चल रहा है। अगर वह बिल पास हो जाता है तो यह जो टाइम है 11 वर्ष, अगर बिल पास हो जाता है तो अगर बिल पास होता है तो जो यह टाइमिंग दिया है 11 वर्ष, यह घटकर हो जाएगा 6 वर्ष। दोस्तों नेक्स्ट कि हमें कौन कौन से तरीके हैं जिनसे नागरिकता प्राप्त और हो सकती है। लास्ट है हमारा विलय। विलय से नागरिकता नंबर 5 पे है विलय से नागरिकता। इसका मतलब दोस्तों यह है कि अगर कोई बाहरी क्षेत्र हमारे देश के क्षेत्र में मिल जाता है तो उस क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी व्यक्ति आते हैं जो भारत में मिल जाएंगे उन्हें
विलय द्वारा नागरिकता मिल जाएगी। वह विदेशी बाहरी क्षेत्र जो विलय द्वारा भारत में मिल जाए तो उस क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों को स्वतः ही भारत की नागरिकता मिल जाती है। यही थे दोस्तों हमारे भारत की नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके। 5वां था विलय से नागरिकता। वह विदेशी बाहरी क्षेत्र जो विलय द्वारा भारत में मिल जाए, उस क्षेत्र में रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं उन्हें स्वतः ही भारत की नागरिकता मिल जाएगी। हमने आपसे बात की थी कि भारत की नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके थे। जन्म से नागरिकता, वंशानुगत नागरिकता, पंजीकरण से नागरिकता, प्राकृतिक नागरिकता और 5वीं थी विलय से नागरिकता। हम दोस्तों एक छोटा सा टॉपिक और होता है इसमें, जो है नागरिकता के निलंबन के तरीके। कि किस किस तरीके से नागरिकता का निलंबन किया जा सकता है। तो वो 3 तरीके हैं। नागरिकता के, वो देखना उसको, नागरिकता के निलंबन के 3 तरीके हैं। इसमें यह बात है कि नागरिकता अगर हमें अपनी त्यागनी है तो उसके लिए 3 तरीके हैं। पहला तरीका कौन सा है उसे हम लिखेंगे, यदि कोई व्यक्ति स्वतः ही भारत की नागरिकता त्याग देता है तो इसमें हम लिखेंगे स्वतः ही नागरिकता त्याग देना। अगर चाहे तो कोई भी व्यक्ति अपने आप भारत की नागरिकता त्याग सकता है। दूसरा तरीका यह है कि सरकार द्वारा नागरिकता का निलंबन। कि सरकार चाहे तो किसी भी नागरिक की नागरिकता का निलंबन कर सकती है। और दोस्तों तीसरे नंबर पे है नागरिकता से वंचित करना, या बोल सकते हैं गैर कानूनी नागरिकता का निलंबन।
थर्ड पे है गैर कानूनी नागरिकता का निलंबन। कि अगर किसी ने गैर तरीके से नागरिकता प्राप्त की है तो उसकी नागरिकता का निलंबन भी किया जा सकता है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं कि कोई भी व्यक्ति जैसे दिवालिया हो, या कोई व्यक्ति देशद्रोही हो, या कोई व्यक्ति पागल हो, इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं गैर कानूनी में दिवालिया हो, या देशद्रोही हो, या कोई पागल हो। आज की दोस्तों क्लास में हमने किया था पहले भाग 1 से 4 तक, अनुच्छेद 1 से 4 तक पढ़ा था, और दूसरा भाग किया था हमने नागरिकता के विषय में, और जिसको हमने आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक बात की थी, और उसके बाद नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके बताए थे। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।